students, let us start with the chapter number 1 of our class 11th biology, which is the living world. Before starting the chapter, there is a paragraph at the beginning of every unit. तो ये पैराग्राफ हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ये पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं। यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें है, चलिए पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो जो बायोलॉजी है इसकी डेफिनेशन पहली लाइन में दी गई है कि जो बायोलॉजी है वो लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस की साइंस है। साइंस यानी कि स्टडी है। The living world comprises an amazing diversity of living organisms. जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and the living organisms. तो जो अर्ली मैन था, पुराने समय का जो व्यक्ति था, वो इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग में फ़र्क करना जानता था। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर्स, विंड, सी, फायर एक्सेट्रा एंड सम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो अर्ली मैन था वो कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स और कुछ इनएनिमेट सब्सटेंसेस लाइक विंड, सी और फायर को डिफाई करके देखता था, यानी कि उनको गॉड मानता था या उनकी वर्शिप करता था। A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. तो बेसिकली नेक्स्ट लाइन में रीज़न बताया गया है कि अर्ली मैन विंड, सी, फायर इन सबको वर्शिप क्यों करता था। तो या तो उसका कारण था ऑ यानी कि सरप्राइज, वो सरप्राइज्ड होता था इनको देखकर, या फिर फियर या फिर वो इनसे डरता था इसलिए वो इनको वर्शिप करता था। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी की इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि जो हमारे जो मैन है वो विंड, सी, फायर, हम इन सब चीज़ों को वर्शिप क्यों करते हैं। तो इनका आंसर है या तो हम सरप्राइज्ड होते हैं कई चीज़ों से या फिर हम उनसे डरते हैं, तो वो डर के कारण हम उन्हें वर्शिप करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगैन मच लेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही लेट शुरू हुई थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्क्रिप्शन यानी कि मोर ऑफ लाइक स्टडी हो गई। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ही लेट शुरू किया था। Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. जो सोसाइटीज़ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखती हैं बायोलॉजी में, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ह्यूमन के लिए क्या अच्छी चीज़ है, ह्यूमन को क्या यूज़ में आती है बायोलॉजी में। तो जो सोसाइटीज़ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखती है बायोलॉजी का, उन्होंने बायोलॉजिकल नॉलेज में इतनी प्रोग्रेस नहीं की। Systematic and monumental description of life forms brought in, out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature and classification. जब हमने ये नीड फील की कि सिस्टमैटिक और मोनूमेंटल यानी कि बिग स्केल पर हम स्टडी करें लाइफ फॉर्म्स की, तब हमने डिटेल्ड सिस्टम्स आइडेंटिफिकेशन के, नॉमेनक्लेचर के, क्लासिफिकेशन के इनको डेवलप किया। तभी हम सिस्टमैटिक और बिग स्केल पर लाइफ फॉर्म्स को स्टडी कर पाए। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वॉज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। स्पिन ऑफ का मतलब है कॉन्सिक्वेंस।
कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट। तो सबसे बड़ा रिजल्ट इन स्टडीज़ का क्या था कि ह्यूमंस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ को नोटिस करना शुरू किया, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब आप पूछेंगे कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या होता है, तो एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से रिलेटेड है प्रेजेंट डे पे, यानी कि आज के टाइम पर इस वक्त इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली सिमिलर होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और वर्टिकली का क्या मतलब है, टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। वर्टिकल सिमिलर होने का मतलब है कि जो आज ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो अब तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रह चुके हैं अर्थ पर, एक टाइम पर जी चुके हैं अर्थ पर, उनसे भी सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं। तो बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट से सभी ऑर्गेनिजम्स सिमिलैरिटी शो करते हैं। So that all present day living organisms are related to each other and also to all the organisms that ever lived on this earth was a revelation that humbled man and led to cultural developments for conservation of biodiversity। जब हमें ये पता लगा कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के रिश्तेदार लगते हैं, तो इसने ह्यूमन बींग्स को हम्बल कर दिया और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने में मदद की। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। तो हमारी फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ चैप्टर इज एनिमल किंगडम। नेक्स्ट पेज पर हमारे एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं अर्नस्ट मेयर, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। Born on 5 July 1904 in Kempten, Germany, Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all the time. So यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारी एनसीईआरटी में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी थे वो कौन थे, तो वो अर्नस्ट मेयर थे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप पूछेंगे कोई डार्विन है वो कौन था, तो वो 19th सेंचुरी के ग्रेट एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे और 20th सेंचुरी में वही सेम काम अर्नस्ट मेयर ने किया था। तो इसलिए अर्नस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, बल्कि जो डार्विन थे वो 19th सेंचुरी के एक काफ़ी महान साइंटिस्ट थे। Mayer joined Harvard Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. तो बेसिकली ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि he almost single-handedly made the evolution of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. तो बेसिकली इन्होंने एवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम किया और स्पीसीज़ में इतनी डाइवर्सिटी आई कहाँ से, ये क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया। He also pioneered the currently accepted definition of biological species. एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि जो डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की वो किसने दी थी, वो अर्नस्ट मेयर ने दी थी। तो हमारे जो अर्नस्ट मेयर है उन्होंने स्पीसीज़ की डेफिनेशन दी थी। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
Mayer was awarded three prizes widely regarded as the triple crown of biology. कौन से prize? The Balzan Prize 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crafoord Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. तो अर्नस्ट मेयर के यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर मत कहिएगा कि कहाँ से उठा कर डाल दिए, तो ये भी करना ज़रूरी है। जो हमारे अर्नस्ट मेयर थे, पहली बात तो उन्हें 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता था, और दूसरा उन्होंने स्पीसीज़ की डेफिनेशन दी थी। और जो अर्नस्ट मेयर थे वो एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। बाकी जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है ऑफिशियली। चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। देखिए इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। 1.1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और 1.2 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसमें और भी टॉपिक्स दिए गए थे, और काफ़ी जो आपके PYQs होते हैं वो उन्हीं टॉपिक्स में से थे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप PYQ कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो पहली लाइन में कहा गया है कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। लिविंग टाइप्स में इतनी रेंज है वो हमें अमेज करती है। The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। The ecological conflict and cooperation among the members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. तो इस लाइन में बताया गया है कि जो पॉपुलेशन होती हैं उनके मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट भी देखी जाती है और कोऑपरेशन भी देखा जाता है, और जो कम्युनिटी होती है उनकी पॉपुलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों देखे जाते हैं। तो ये हम नॉर्मल लाइफ में देखते ही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और कोऑपरेशन भी होती है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो काफ़ी जनरल सी बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्रेंस ये निकल के आता है कि जो कम्युनिटी है ना वो ब्रॉड टर्म है और ब्रॉडर टर्म है। जो कम्युनिटी है ब्रॉडर टर्म देन पॉपुलेशन। यहाँ पर ये पता लगता है कि अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी, तो कम्युनिटी पॉपुलेशन से ब्रॉड टर्म है। कम्युनिटी बड़ी होती है, पॉपुलेशन छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस इन इट। तो कौन सा क्वेश्चन? व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस निकलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन से ही हम इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से समझ सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है टेक्निकल तरीका, और वो क्वेश्चन पूछता है कि लिविंग क्या है एज अपोज टू नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में साइंटिफिकली डिफरेंस क्या है। दूसरा है फिलोसफिकल क्वेश्चन, और ये आंसर सीख करता है लाइफ का पर्पस क्या है। जब हम पूछते हैं कि लाइफ क्या है, तो एक साइंस वाला बच्चा और एक फ़िलासफ़ी वाला बच्चा उन क्वेश्चन को अलग अलग समझेगा। साइंस वाला बच्चा समझेगा कि उनसे पूछा जा रहा है लिविंग और नॉन लिविंग में
साइंटिफिकली डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग को लिविंग बनाती है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग कहने पर मजबूर करती है। लेकिन फिलॉसफी का बच्चा ये आंसर ढूंढेगा कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम इस अर्थ पर क्यों आए हैं। देखिए, हम साइंस पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम रिफ्लेक्ट करेंगे व्हाट इज़ लिविंग साइंटिफिकली। तो हमारी 1.1 टॉपिक शुरू हो जाती है, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहली लाइन है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. तो हम जब हमारे आसपास देखते तो हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेकिन ये जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स जिनकी बात की गई है, हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप और भी बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जब हम ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज़ करते हैं ना, तो जो ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं उनकी रेंज में भी फ़र्क पड़ता है और उनकी वैरायटी में भी फ़र्क पड़ता है, दोनों ही इंक्रीज़ हो जाती हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है और उनकी रेंज यानी कि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं जब हम ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज़ करते हैं। तो इस लाइन को हम हाईलाइट कर देते हैं, पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में पूछी जाए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। जब हम डेंस फॉरेस्ट में विज़िट करते हैं तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी जो लोकल एरिया है उसमें। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी represents a species। हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जिसे आप देखते हैं वो एक स्पीसीज को दर्शाता है। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। तो देखिए ये जो लाइन है इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन क्या बनता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन डैश। तो आपको ये नंबर याद रखना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। जो स्पीसीज़ आज तक हमने जानी है और जिनके बारे में स्टडी किया है वो इतनी है। हाँ, अर्थ पे कितनी प्रेजेंट है वो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताई गई है। बायोडाइवर्सिटी होती है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितना नंबर, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होता है।
और जो एक और शब्द होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी शब्द लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ होता है। इसे ध्यान में रखिएगा कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आगे हम करने जा रहे हैं उसमें ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। We should remember here that as we explore new areas and even old one, new organisms are continuously being identified. हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम न्यू एरिया को एक्सप्लोर करने जाते हैं या फिर ओल्ड एरिया को ही दोबारा एक्सप्लोर करते हैं तो हमें दोनों ही एरियाज़ में नए ऑर्गेनिजम्स कॉन्टीन्यूसली मिलते रहते हैं। अब आप सोचेंगे जो ओल्ड एरिया है उसमें जितने ऑर्गेनिजम्स थे पहली बार क्यों नहीं मिले, तो ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहूँगी कि जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो जब हम ओल्ड एरियाज़ पे भी दोबारा रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमें नए ऑर्गेनिजम्स कॉन्टीन्यूसली आइडेंटिफाई होते रहते हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. तो अब मुझे बताइए कि कितने प्लांट्स और एनिमल्स डिस्क्राइब किए गए हैं। मिलियंस में 1.7 to 1.8 मिलियन, पिछले पेज पर ही करके आए हैं हम। As stated earlier, there are millions of plants and animals present in the world. We know that plants and animals in our own area by their local names. जो हमारे एरिया के प्लांट और एनिमल्स हैं उन्हें हम उनके लोकल नेम से जानते हैं। हमारी लोकल भाषा में जो उसे कहते हैं हमें बस वही पता है कि इसे ये कहते हैं। अब दूसरे वर्ल्ड के पार्ट में उसे क्या कहते हैं हमें नहीं पता। These local names would vary from place to place. जो ये लोकल नेम हैं वो प्लेस टू प्लेस डिफ़र करते हैं, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करते हैं, और कई बार तो एक कंट्री में भी जगह जगह पर उसके अलग अलग नाम होते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढेंगे जिससे हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स, हमें पता होना चाहिए कि देखिए जो गेहूँ है, वीट है, उसे अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में अलग अलग तरीके से बोला जाता होगा। अब सेम वीट है उसको कोई जना वीट कह रहा है, कोई गेहूँ कह रहा है, तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये वीट है या गेहूँ। ऑर्गेनिज्म सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस कन्फ्यूजन को दूर करने का, और वो तरीका हमें है नॉमेनक्लेचर। तो देखिए पढ़ते हैं, हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम को स्टैंडर्डाइज करने का तरीका, कि कोई एक ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। उस प्रोसेस को, उस तरीके को, उस रेमेडी को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. तो nomenclature करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म जिसका हम नामकरण कर रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं और कौन से फीचर वाले ऑर्गेनिज्म को वो
को वो नाम दे रहे हैं, तो इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन करना नॉमेनक्लेचर से पहले होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. अब स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोसीजर्स और रूल्स असाइन किए किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के। और जो ये रूल्स होते हैं वो पूरी वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्लांट्स द साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द agreed principles and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature ICBN। अब जो प्लांट्स हैं उनके नेमिंग के लिए जो प्रिंसिपल्स और जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसे कहते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब हम पूछेंगे कि प्लांट का तो बता दिया, एनिमल का भी बता दीजिए। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। अब एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए भी जो रूल्स होते हैं वो किस में दिए गए हैं, वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN में दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। ICBN और ICZN इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि ICBN प्लांट के लिए है या एनिमल के लिए, ICZN प्लांट्स के लिए है या एनिमल के लिए। तो इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। The scientific names ensure that each organism has only one name। जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो। The description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के हम फीचर्स बोलना शुरू करेंगे तो किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में कोई भी इंसान हो वो सेम नेम पर ही आकर रुकेगा। ऐसा इंश्योर करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है ICBN और ICZN की। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। अब कोई भी एक नेम दो ऑर्गेनिजम्स को नहीं दे सकते, ठीक है। अगर लाइक बिल्ली को भी बिल्ली बोल रहे हो और कुत्ते को भी बिल्ली बोल रहे हो तो वो चीज़ नहीं करनी है। हम एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो और एक नाम का एक ही ऑर्गेनिज्म हो। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं वो हमारे नोन ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेमिंग के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, पूरी दुनिया में वो माने जाते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है उसके दो कंपोनेंट्स होती हैं, यानी कि वो दो भागों में लिखा जाता है। पहला भाग होता है उसका जेनेरिक नेम और दूसरा भाग होता है स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature। अब जो ये सिस्टम है जिसमें एक नाम में दो पार्ट्स होते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दो पार्ट्स वाला
system. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. तो जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? वो कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट ने दिया था और ये पूरी वर्ल्ड में माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो सिस्टम होता है नेमिंग का जिसपे एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग द टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट नेमिंग सिस्टम है, इसीलिए आज तक इतना प्रेवलेंट है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. अब ये एक साइंटिफिक नेम है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करेगा। अब देखते हैं कि ये बाइनोमियल नेम का कैसे है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। In this name, Mangifera represents the genus while Indica is a particular species. तो जो ये नेम है इसके दो कंपोनेंट है, देखिए पहला मैंगीफेरा और दूसरा इंडिका। अब जो ये मैंगीफेरा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैंगो के जीनस को। तो मैंगो का जीनस है मैंगीफेरा। और जो इंडिका वर्ड है, सेकंड वर्ड है, वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो इंडिका है वो मैंगो की स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंगो की स्पीसीज़ कौन सी है? इंडिका। देखिए स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीसीज़ भी कहा जाता है। Other universal rules of nomenclature are as follows. NCERT में 4 रूल्स दिए गए हैं नोमेनक्लेचर के। उन रूल्स को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उनमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स छुपे होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं? वो लैटिन भाषा में होते हैं और उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। जो स्लाइटली स्लैंटिंग फाउंड होता है उसमें लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। चाहे ऑर्गेनिज्म किसी मर्जी कंट्री का, किसी मर्जी एरिया का हो, उसे लैटिन नाम ही देना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो ही क्यों चूज़ की? हिंदी, इंग्लिश और या फिर कोई और पॉपुलर लैंग्वेज क्यों नहीं चूज़ की? इंग्लिश चूज़ कर लेते, वो तो सभी बोलते हैं। तो इसका रीज़न है कि जो लैटिन है वो एक डेड लैंग्वेज है। जो डेड लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती हैं? डेड लैंग्वेज उसे कहा जाता है जिस लैंग्वेज के समय के साथ रूल्स ना चेंज होते हों। अब देखिए जो आजकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो समय के साथ इवॉल्व होती हैं। उनके वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, उनकी ग्रामर चेंज होती रहती है। लेकिन जो लैटिन है वो एक डेड लैंग्वेज है। आजकल ज़्यादा कोई इस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करता। एक काफ़ी एंशिएंट लैंग्वेज है और इसके रूल्स स्टेबल रहते हैं। तो लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसीलिए हम लैटिन का यूज़ करते हैं हमारे साइंटिफिक नेम्स को देने का, ताकि जितना मर्जी टाइम हुआ हो ये नेम चेंज ही नहीं होंगे। अब सेकेंड रूल पढ़ते हैं। द वर्ड
The first word in a biological name represents the genus. जो हमारा biological name है उसका पहला word genus को represent करता है, और जो second component है वो specific epithet या species को represent करता है. जैसे हम ऊपर पढ़ के ही आए थे कि जो मैंगीफेरा इंडिका है उसमें जो मैंगीफेरा होता था वो जीनस को रिप्रेजेंट करता था, और जो इंडिका होता था वो स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता था. तो वही रूल यहाँ पर लिखा गया है. थर्ड रूल है both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. तो जब भी एक बायोलॉजिकल नेम्स को हम हैंड रिटन तरीके से लिखते हैं तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना ज़रूरी है, लेकिन जब उसे प्रिंट किया जाता है तो उसे इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है. अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम उसकी लैटिन ओरिजिन को दर्शा सकें. अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है. वो कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पर एक कीवर्ड है सेपरेटली. जो नीट में आपको यही सेम लाइन कॉपी पेस्ट करके दे देंगे लेकिन सेपरेटली वर्ड नहीं लिखेंगे, तो वो उस स्टेटमेंट को आपने फॉल्स लिखना है. जो अंडरलाइनिंग है वो एक ही लाइन नहीं होनी चाहिए, वो 2 लाइन्स होनी चाहिए. हमारा जीनस और हमारा स्पीसीज़ उनमें 2 अलग अलग लाइन्स होनी चाहिए, जिसे ये दोनों इलस्ट्रेशंस आपको दिखाई गई हैं. पहली वाली इलस्ट्रेशन में हमारा जो नेम है उस पर सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है, तो ये करेक्ट हो गया. लेकिन सेकंड इलस्ट्रेशन में कोई भी स्पेसिंग नहीं है, तो ये इनकरेक्ट वे हो गया साइंटिफिक नेम लिखने का. अब एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो बायोलॉजिकल नेम है उसे साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नेम भी कहा जाता है. तो बेसिकली ये सेम चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें. हमारा फोर्थ रूल है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर. अब जो हमारा जीनस होता है, हमारे साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, while the specific epithet starts with a small letter. और जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है जो स्पीसीज़ को डिनोट करता था उसे स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका. देखिए ये 3 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं यहाँ पर. पहले इलस्ट्रेशन देखिए, मैंगीफेरा इंडिका सेपरेटली अंडरलाइन है. मैंगीफेरा जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल है और जो सेकंड वर्ड है उसका पहला लेटर स्मॉल है. तो ये करेक्ट इलस्ट्रेशन है. सेकंड इलस्ट्रेशन आप बताइए क्यों रॉन्ग है? इसका रीज़न है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए था, स्मॉल नहीं. और थर्ड इलस्ट्रेशन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो हमारा इंडिका है सेकंड वर्ड उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए था. तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा. अब नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है इतनी छोटी सी चीज़, नेम ऑफ द ऑथर पर. तो पहले आप जान लीजिए ऑथर क्या होता है. ऑथर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी स्पीसीज़ को फर्स्ट डिस्क्राइब करता है. पहली बार किसी स्पीसीज़ को पढ़ने वाला व्यक्ति उस स्पीसीज़ का ऑथर होता है. तो जो ऑथर का नाम है, अब ऑथर है पहली बार स्पीसीज़ को उसने स्टडी किया है किसी व्यक्ति ने, तो उसकी रिस्पेक्ट भी करनी ज़रूरी है. तो जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनके एंड पर हम उस साइंटिस्ट का, उस पर्सन का एब्रीवेटेड फॉर्म में नेम लिख देते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट.
तो पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name and is written in the abbreviated form. For example, Mangifera indica Lin. अब जो हमारा ये लिन है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म किस साइंटिस्ट की है? ये एब्रीवेटेड फॉर्म है लीनियस की। तो इसका मतलब जो हमारा मैंगो स्पीसीज़ है उसको सबसे पहले हमारे कैरोलस लीनियस ने स्टडी किया था और वो बन गए थे हमारे मैंगो के ऑथर। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम एब्रीवेटेड फॉर्म में मैंगीफेरा इंडिका के पीछे लिन लिखते हैं। हमने नेम ऑफ ऑथर पर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन वो तरीका होता है जिसके राही हम बहुत सारी चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ऐसे एनर्जी भी बचती है और टाइम भी बचता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. तो ये कहा गया है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो 1.7 to 1.8 मिलियन तक होते हैं, उन्हें अपनी लाइफ टाइम में स्टडी कर पाना तो नियरली इम्पॉसिबल है। एक ही ऑर्गेनिज्म के कितने सारे फीचर्स होते हैं। तो इस स्टडी को पॉसिबल करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। तो जो वो तरीका है उसका नाम है क्लासिफिकेशन। सो दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. तो क्लासिफिकेशन की यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को, कुछ भी ले लो आप, उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में हम ग्रुप कर देते हैं। और किसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं? हम कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग करते हैं। अब देखिए, इस डेफिनेशन में दो की पॉइंट्स हैं। एक तो कैटेगरीज कन्वीनियंट होनी चाहिए और अब जो कैरेक्टर्स हैं वो इजीली ऑब्जर्वेबल होने चाहिए। ये यहाँ पर की पॉइंट्स आ गए हैं, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. तो यहाँ पर एग्जाम्पल बता के बताया गया है कि हम प्लांट्स, एनिमल्स जैसे ग्रुप्स को या डॉग, कैट, इंसेक्ट्स जैसे ग्रुप्स को आसानी से recognize करते हैं रियल लाइफ में भी। The moment you use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जब हम बोलते हैं डॉग तो हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस आती हैं, कुछ कैरेक्टर्स आते हैं कि ओके डॉग के 4 पैर होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, जैसे कलर आ जाता है जिस भी डॉग को आप जानते हैं। तो जब भी हम किसी ग्रुप का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं उस ग्रुप के रिलेटेड। What image do you see when you think of a dog? आपके दिमाग में क्या इमेज आती है जब आप सोचते हैं कि ओके डॉग है? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. तो हर एक के दिमाग में डॉग की ही इमेज आती है, कैट की नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स हैं डॉग के और कैट के जो इनको डिफरेंशिएट करना जानते हैं। नाउ if we were to think of Alsatians, we know that we are talking about. So Alsatians क्या होते हैं? Alsatians जर्मन शेफर्ड जैसे डॉग्स होते हैं। तो जब हम Alsatians के बारे में बात करते हैं
हमें पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम जर्मन शेफर्ड जैसे देखने वाले डॉग्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अब हम मैमल्स बोल रहे हैं। You would of course think of animals with external ears and body here. तो जब हम मैमल्स शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? हमारे दिमाग में वो एनिमल्स आते हैं जिनके ईयर्स एक्सटर्नल होते हैं और बॉडी पर हेयर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने मतलब एक सिंपल सी लाइन में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन छुपा कर रखा है कि जो मैमल्स हैं उनके दो कैरेक्टर्स बताइए, दो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स बताइए। या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो मैमल्स होते हैं उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। Likewise, in plants, if we were to talk of wheat, the picture in our minds will be of wheat plants and not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants and animals, etc. are convenient categories we use to study organism. तो देखिए जब हमारे दिमाग में किसी कैटेगरी का नाम लेने से कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दिमाग में आते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो कन्वीनियंट कैटेगरी है। The scientific name for these categories is taxa. तो जो साइंस में इस कैटेगरी कन्वीनियंट कैटेगरी का जो शब्द यूज होता है उसे टैक्सा कहते हैं। तो हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, हम ये बोलेंगे सिंपल टैक्सा। Hence you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. तो जो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले ये देख लीजिए। टैक्सा की डेफिनेशन पिछली लाइन में बताई गई थी। टैक्सा वो कन्वीनियंट कैटेगरीज होती हैं जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे कैटेगराइज की जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है? नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि जो टैक्सा होते हैं ना वो कैटेगरीज डिफरेंट लेवल्स पर इंडिकेट करते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं आपको नेक्स्ट यही समझाती हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स सभी टैक्सा हैं। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए जैसे कि हमें पता है जो प्लांट है वो भी टैक्सा है, वीट है वो भी टैक्सा है, लेकिन वीट एक प्लांट है तो वीट एक छोटी कैटेगरी होगी, प्लांट एक ब्रॉडर कैटेगरी होगी, लेकिन टैक्सा तो ये दोनों है। तो हमारा जो टैक्सा है वो किसी भी कन्वीनियंट कैटेगरी का हो सकता है, लेकिन उसके लेवल भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं। एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स सभी टैक्सा हैं, लेकिन डॉग मैमल है और मैमल्स एनिमल होते हैं। तो डॉग्स एक छोटी कैटेगरी है, मैमल्स उससे ब्रॉड कैटेगरी है और एनिमल्स सबसे ब्रॉड कैटेगरी है। तो डिफरेंट लेवल्स हो गए ना इनके। तो टैक्सा कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल्स पर भी इंडिकेट करता है। ये जो हमारी लाइन है इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछी जाती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। ये वाली लाइन जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी हमारे ये 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में इसके बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में। तो पहले बताया गया है, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स
all living organisms can be classified into different taxa. तो कैरेक्टर्स के बेस पर हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टैक्सा में डिवाइड कर देते हैं, ये बताया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी वो प्रोसेस है जिसके राही हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर्स के बेस पर टैक्सा में डिवाइड कर देते हैं, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब जो पिंक हाईलाइट में जो आपको की गई है वो है टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला, ये टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी गई है। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, developmental process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो जो modern taxonomic studies हैं, modern taxonomic studies हैं, उसके 5 बेसिस होते हैं जो नेक्स्ट लाइन में बताई गई है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है कि वो जब से उसका जन्म हुआ है वो जाइगोट से डेथ तक कौन से डेवलपमेंटल प्रोसेसेस से निकलता है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है कि इस इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है। तो इन 5 बेसिस के ऊपर हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज टिकी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. तो जो टेक्सोनॉमी होती है उसके 4 प्रोसेस होते हैं। ये देखिए, ये 5 तो उसके बेसिस थे, लेकिन टेक्सोनॉमी के 4 प्रोसेसेस होते हैं। यानी कि जब हम टेक्सोनॉमी करते हैं तो हम इन 4 प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, दूसरे नंबर पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तीसरे नंबर पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं और चौथे नंबर पर नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है हम उस ऑर्गेनिज्म के सभी कैरेक्टर्स को लिख लेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है फिर हम देखेंगे कि ओके ये वाले कैरेक्टर्स वाला ऑर्गेनिज्म क्या है। फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू करेंगे, और जब हमें उसके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर सभी कैटेगरीज मिल जाएंगी तब हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर कुछ नहीं होता, उसके जीनस को पहले लिख देते हैं और उसके बाद में उसकी स्पीसीज को लिख देते हैं, यही नोमेनक्लेचर होता है। तो क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर के पहले होती है। तो ऐसे हम टेक्सोनॉमी को करते हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms. Human beings हमेशा से ही curious रहा है different organisms के बारे में जानने के लिए, particularly with reference to their own use, especially जब उसका खुद का स्वार्थ या use उसमें जुड़ा हो। In the early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो अर्ली डेज थे तब ह्यूमन बींग्स बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के ऑप्शंस को ढूंढता था। हैंस
The earliest classification were based on the uses of various organism. इसलिए जो earliest classifications थी वो uses के basis पे थी, कौन से वाले plants, animals और organisms खाने के लिए यूज होते हैं, कौन से क्लोथिंग में रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और कौन से शेल्टर में यूज हो सकते हैं। तो ये जो हाईलाइट की गई है लाइन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ये आपको पूछा जाएगा कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या था। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का बेस होता है यूजेस। चलिए, अब हमारी टेक्सोनॉमी तो खत्म हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स वर since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationships among them। तो human beings हमेशा से ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस तो था ही, लेकिन उनके जो रिलेशन है, कोई ऑर्गेनिज्म किससे कितना रिलेटेड है, कौन किसका रिश्तेदार है, ये भी ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से ही क्यूरियस रहा है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। तो इस ब्रांच ऑफ स्टडी में जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी चेक करते हैं उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism। तो जो systematic word है वो लैटिन भाषा से आया है और लैटिन भाषा का सिस्टमा शब्द से आया है। सिस्टमा का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication। जो हमारे कैरलस लीनियस थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, उन्होंने एक और कंट्रीब्यूशन भी किया था और वो था एक बुक जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे में बेसिकली उन्होंने रिलेशनशिप्स की भी बात की थी। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। देखिए earlier जो सिस्टमैटिक्स होती थी उसमें सिर्फ रिलेशनशिप्स चेक होते थे, लेकिन लेटर हमने उसे और भी ज़्यादा डिटेल्ड कर दिया। हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन प्रोसेसेस भी उसमें इंक्लूड कर दिए। इसलिए सिस्टमैटिक आज एक बहुत ही वास्ट डिसिप्लिन है। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जो सिस्टमैटिक्स है उसमें हम ऑर्गेनिजम्स के बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता लगा कि ह्यूमंस का रिश्ता मंकीज से है, हमें सिस्टमैटिक्स से पता चला। अब तक जो हमने पढ़ लिया वही है लिखा हुआ यहाँ पर। पहला कंट्रीब्यूशन था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने का, दूसरा कंट्रीब्यूशन था मैंगीफेरा इंडिका के वो ऑथर थे, और तीसरा कंट्रीब्यूशन है उन्होंने बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरे। तो ये 3 कंट्रीब्यूशन आप याद कर लीजिएगा, ये नेट और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो चलिए पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो क्लासिफिकेशन है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि उसमें एक ही कैटेगरी नहीं है,
डिफरेंट लेवल्स की कैटेगरी हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो वीट है वो लोअर लेवल है और जो प्लांट्स हैं वो हायर लेवल है। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें लेवल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। और जो हर एक लेवल और हर एक स्टेप होता है वो एक रैंक या फिर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. तो जो हमारी कैटेगरी है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही पार्ट है, तो उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहा जाता है। And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. और सभी कैटेगरीज को जब हम टुगेदर एक साथ लिखते हैं तो उसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाती है, लोअर से हायर लेवल से जब हम जाते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन। तो जो हमारी टैक्सोनॉमी में हर एक कैटेगरी होती है उसे हम टैक्सॉन का नाम देते हैं। चलिए आगे करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. तो जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो कॉमन फीचर्स शो करते हैं। कौन से कॉमन फीचर्स? उनकी जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं और 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के। तो यहाँ पर एक सिंपल लाइन में एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा क्वेश्चन छुपा के रखा है कि इंसेक्ट्स के कॉमन फीचर्स क्या है, तो इसे याद कर लीजिएगा। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus are given a rank or category. तो insects के कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ कॉन्क्रीट कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हमने उसे एक रैंक या कैटेगरी बना दिया। Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Rank or taxon in fact represents a unit of classification. These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphologic aggregate. तो पहले यहाँ तक पढ़ते हैं कहा क्या गया है। यहाँ पर बस जो हमारा टैक्सोन है इसके डिफरेंट नेम्स बताए गए हैं। टैक्सोन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, टैक्सोन रैंक को रिप्रेजेंट करता है, टैक्सोन एक ग्रुप होता है, टैक्सोन एक कैटेगरी होता है। तो यहाँ पर टैक्सोन के 1, 2, 3, 4 और 5 डिफरेंट नेम्स ही बताए गए हैं। नेक्स्ट लाइन है, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिक एग्रीगेट्स। अब जो हमारे टैक्सोन होते हैं, एक टैक्सोन दूसरे टैक्सोन से अपीयरेंस में तो मॉर्फोलॉजी में तो डिफर करता ही करता है, लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस ही डिफरेंट होती है। वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होती हैं, उनके डीएनए में भी या छोटी से छोटी चीज में भी फर्क होता है, इसीलिए तो हमने उसे डिफरेंट कैटेगरी में लिखा है। तो ये एक काफी डीप लाइन है, इसलिए याद कर लीजिएगा कि जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं सिर्फ अपीयरेंस ही डिफरेंट नहीं होती हैं, वो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family and species. तो जब हमने टैक्सोनॉमिक स्टडीज की तो हम कुछ कॉमन कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज कर पाए, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। All organisms, including those in plants and animal kingdoms, have species as the lowest category.
तो देखिए यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि जो लोएस्ट कैटेगरी है किसी भी किंगडम में वो कौन है। लोएस्ट कैटेगरी हमारी है स्पीसीज, इसे याद कर लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई थी कि जो हमारा फाइलम है वो 4 किंगडम्स के लिए टर्म यूज़ होती है। कौन से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया। जो हमारा प्लांट किंगडम है उसके लिए फाइलम शब्द को हम यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल शब्द है डिवीजन। तो इसे खास ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। तो देखिए जब हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमें बस उस इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम उसके कैरेक्टर्स को सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पर क्लासिफाई करते जाते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस सेम This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kind of organisms. तो ऐसे हम सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारी स्पीसीज। तो स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है। जो हमारी स्पीसीज होती हैं वो लोएस्ट कैटेगरी होती हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। तो जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं उनमें उन ऑर्गेनिजम्स को स्पीसीज में रखा जाता है जिनकी सिमिलैरिटीज फंडामेंटल होती हैं, यानी कि सबसे बेसिक से बेसिक चीज़ भी उनकी सिमिलर होती है, सिर्फ उन्हें ही स्पीसीज में रखा जाता है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. तो एक स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स और दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मॉर्फोलॉजिक डिफरेंस देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, potato and Panthera leo line. All the three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithets, while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. तो जो हमारा मैंगीफेरा इंडिका है, सोलैनम ट्यूबरोसम है और पैंथेरा लियो है, इसमें स्पीसीज कौन सी है? इंडिका एक स्पीसीज है, ट्यूबरोसम एक स्पीसीज है और लियो एक स्पीसीज है। मैंगो की स्पीसीज इंडिका है, पोटैटो की ट्यूबरोसम है और लायन की लियो है। और जो हमारा मैंगीफेरा है, सोलैनम है और पैंथेरा है वो क्या है? वो जीनस है जो स्पीसीज से बड़ी कैटेगरी होती है। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism. तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारे यहाँ पर कि जो एक जीनस है उसमें एक स्पीसीज भी हो सकती है और मल्टीपल स्पीसीज भी हो सकती हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। तो जो हमारा एक जीनस है उसमें जो स्पीसीज होती है उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है, लेकिन एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से फंडामेंटली डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट called tigris
and Solanum includes species like Nigrum and Melongena. हमारा जो पैंथेरा है जीनस, उसमें स्पीसीज आ जाती हैं लियो, टिग्रिस और पार्डस। पैंथेरा लियो होता है लायन, पैंथेरा टिग्रिस होता है टाइगर और पैंथेरा पार्डस होता है लेपर्ड। जो हमारा सोलैनम जीनस है उसमें कौन सी स्पीसीज आ जाती है? उसमें नीग्रम आती है, ट्यूबरोसम आती है और मेलॉन्जेना आती है। नीग्रम, ट्यूबरोसम, मेलॉन्जेना। नीग्रम होती है ब्लैक नाइट शेड। जिसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। फिर आता है सोलैनम ट्यूबरोसम जो होता है पोटैटो, और सोलैनम मेलॉन्जेना ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। फिर ह्यूमन बीइंग्स belong to the species sapiens which is grouped in the genus homo। जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स है उसका जीनस होता है होमो और उसकी स्पीसीज होती है सेपियंस। The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens। तो humans का scientific name है Homo sapiens। फिर another higher category आती है genus। Genus comprises a group of related species। तो genus में group of related species होती हैं which has more characters in common in comparison to species of other genera। एक जीनस में जो स्पीसीज होती हैं वो दूसरे जीनस से की स्पीसीज से कम मेल खाती हैं। We can say that genera are aggregates of closely related species। तो जीनस होता है वो closely related species का ग्रुप होता है। For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum। Lion, Panthera leo, leopard, Panthera pardus, and tiger, Panthera tigris, with several common features, are all species of the genus Panthera। This genus differs from other genus Felis, which includes cats। तो देखिए यहाँ पर साइड पर मैंने समरी बनाकर रखी हुई है। जो हमारा जीनस पैंथेरा है उसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आ जाता है, और जो हमारा जीनस फेलिस है उसमें कैट्स आती हैं। इससे भी हायर कैटेगरी है फैमिली। So the next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। तो species और genus की जो members होती हैं उनमें ज़्यादा similarity होती है as compared to family के members में। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। तो जो हमारी प्लांट्स होते हैं उनमें जो फैमिलीज होती हैं उनका बेसिस है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae। तो हमारी जो फैमिली Solanaceae है उसमें 3 जेनरा आते हैं, Solanum, Petunia, Datura। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, cats in the family Felidae। जो हमारी फैमिली Felidae है उसमें lion, leopard और tiger वाला Panthera आता है जीनस, और cats वाला Felis जीनस आता है। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well। लेकिन जो हमारा डॉग है और जो हमारी कैट है उनकी जो फैमिलीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और डॉग और कैट में कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं और कुछ डिफरेंस भी होते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, Felidae एंड Canidae रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारी
कैट्स होती हैं उनकी फैमिली होती है फेलिडे, और जो हमारी डॉग्स होते हैं उनकी फैमिली होती है कैनिडे। साइड पर समरी भी लिखी हुई है। जो हमारी फैमिली सोलनेसी होती है उसमें 3 जीनस आते हैं। देखिए कौन से जीनस सोलेनम, जीनस पेटूनिया, जीनस दतूरा। और जो हमारी फेलिडे फैमिली है उसमें जीनस पैंथेरा आता है और जीनस फेलिस आता है। और जो हमारे डॉग्स होते हैं उनकी जो फैमिली होती है उसका नाम कैनिडे होता है। अब फैमिली से ऊपर वाली जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characteristics. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. तो जैसा कि हमने अभी तक देखा है, स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज जो होती हैं वो सिमिलर कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती हैं, लेकिन ऑर्डर और उससे हायर कैटेगरीज की जैसे सिमिलैरिटीज होती हैं वो कम होती जाती हैं। तो इसमें हमने 1 या 2 कैरेक्टर्स नहीं लेने, हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करना है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। तो जो हमारा ऑर्डर है वो फैमिलीज का असेंबलेज है which exhibit a few similar characters. उन फैमिलीज को ऑर्डर में रखा जाता है जिनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कम सिमिलर होते हैं as compared to species, genus और family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. तो देखिए ये लाइन यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो प्लांट फैमिलीज होती हैं जैसे कि Convolvulaceae, Solanaceae वो ऑर्डर पोलिमोनियल्स में पाई जाती हैं, और किस बेसिस पर? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. जो हमारा एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा है उसमें Felidae और Canidae यानी कि कैट्स और डॉग्स की फैमिलीज आ जाती हैं। साइड पर समरी बनाई हुई है। जो हमारा ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है उसकी फैमिली होती है कॉन्वोल्वुलेसी और फैमिली होती है सोलनेसी। ये 2 फैमिलीज इसमें पाई जाती हैं। और जो हमारी फैमिली फेलिडे है और जो हमारी फैमिली कैनिडे है उसमें ऑर्डर कार्निवोरा में पाई जाती हैं। अब हमारी ऑर्डर से भी ऊपर वाली होती है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। तो क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन आर प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. ऑर्डर से ऊपर वाली कैटेगरी होती है क्लास। इस कैटेगरी में रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकी, गरीला और गिबन आते हैं, और ऑर्डर कार्निवोरा जिसमें टाइगर, कैट और डॉग्स आते हैं, वो क्लास मैमेलिया में रखे जाते हैं। और मैमेलिया क्लास में और सारे ऑर्डर्स भी होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। हमारी क्लास मैमेलिया में ऑर्डर प्राइमेटा होता है और ऑर्डर कार्निवोरा होता है। ऑर्डर प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला और गिबन जैसे एनिमल्स आते हैं, और जो ऑर्डर कार्निवोरा होता है उसमें टाइगर, कैट और डॉग जैसे एनिमल्स आते हैं। अब हमारा क्लास से भी ऊपर वाली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है फाइलम। क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute
the next higher category called phylum. तो हमारी क्लासेस कौन सी क्लासेस? फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स कौन से फाइलम में आती हैं? फाइलम कॉर्डेटा में आती हैं. All these, based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system, are included in phylum Chordata. तो जो हमारी देखिए यहाँ पर नोट्स भी बनाए हुए हैं, फाइलम कॉर्डेटा है, उसमें 5 क्लासेस आती हैं. क्लास फाइसिस, क्लास एम्फिबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स और क्लास मैमेलिया. ये 5 क्लासेस हमारी फाइलम कॉर्डेटा में आती हैं. अब इनमें कोई कॉमन फीचर तो होगा ही जो हमने इसे एक ही फाइलम में रखा है. तो कौन से कॉमन फीचर्स के बेसिस पर हमने इन 5 क्लासेस को फाइलम कॉर्डेटा में रखा है वो देखिए जानते हैं. जो कॉमन फीचर्स हैं, पहले है नोटोकोड इज प्रेजेंट. तो जो हमारी जो 5 क्लासेस है इन सभी में नोटोकोड प्रेजेंट होती है. और दूसरा कॉमन फीचर है डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम इज प्रेजेंट. तो इन सभी में एक न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड पर और वो होलो न्यूरल सिस्टम होता है, सॉलिड नहीं. आगे जान लेते हैं. in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फाइलम वर्ड है वो प्लांट्स के लिए यूज नहीं होता है. प्लांट्स के लिए एक डिफरेंट वर्ड यूज होता है, डिवीजन. तो जो प्लांट्स की क्लासेस होती हैं उनको डिवीजन में रखा जाता है, फाइलम में नहीं. नेक्स्ट हायर कैटेगरी आ गई है किंगडम. ऑल एनिमल्स belonging to various phyla are assigned to a highest category called kingdom. Kingdom Animalia in the classification system of animals. तो जो हमारे फाइलम होती है ना उन्हें किंगडम में रखा जाता है और किंगडम हमारी हाईएस्ट कैटेगरी होती है. तो अभी आप मुझे बताइए कि लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइए. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all the plants from various divisions. और जो हमारा किंगडम प्लांटे है उसमें फाइलम्स नहीं, उसमें डिविजन्स होती हैं. Henceforth we will refer to these groups as animal and plant kingdoms. तो किंगडम एनिमेलिया को हम एनिमल किंगडम भी कहते हैं और किंगडम प्लांटे को हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with the species in figure 1.1. तो हमारी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो स्पीसीज टू किंगडम ऑर्डर में लिखी गई हैं हमारे फिगर 1.1 में. और ये याद रखिएगा कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, लेकिन अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाएगा. अब ऐसा क्यों कहा जाता है? असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू लार्ज. तो ये दर्शाता है कि जो स्पीसीज है वो स्मॉल कैटेगरी है और जो किंगडम है वो लार्ज कैटेगरी है. तो इसीलिए यहाँ पर असेंडिंग लिखा गया है, डिसेंडिंग नहीं. These are broad categories. तो चलिए देखिए जो हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसकी हायरार्की बताई गई है. 7 कैटेगरीज हमारे इस टेबल में बताई गई हैं और इनको कहते हैं ब्रॉड कैटेगरीज. 7 ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में जानते हैं. पहली है किंगडम,
फिर फाइलम आ जाती है, जिसे प्लांट किंगडम में डिवीजन भी कहा जाता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब बीच में यहाँ मैंने ट्राइब लिखा हुआ है। ट्राइब एक ब्रॉड कैटेगरी नहीं है, ये एक सब कैटेगरी है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हमारी कितनी ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं? हमारी 7 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सारे सोर्सेज आपको इसके निमोनिक्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको एज इट इज़ याद रखिए, क्योंकि कितने निमोनिक्स आप याद रख पाएंगे? बायोलॉजी में हर जगह आपको निमोनिक्स देखने को मिल जाएंगे, तो इतने निमोनिक्स आप याद नहीं रख पाएंगे। तो इस चीज़ को आप एज इट इज़ ही याद कीजिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? तो इस पूरे टेबल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, पहले इसे याद कीजिएगा 4 को, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज इसे याद कीजिएगा, और फिर जब ये दोनों पार्ट्स याद हो जाएं तब इसको एक फ्लो में बोलिएगा, तो ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. तो जो हमारी ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो सिर्फ 7 है नंबर में, लेकिन हमारी टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ को ईजी करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ सब कैटेगरीज भी डिवाइस की हैं। एक मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताई थी, फैमिली और जीनस के बीच में। फैमिली और जीनस के बीच में एक सब कैटेगरी आती है, ट्राइब। इसे आप याद रख लीजिएगा। आगे है, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, the number of common characteristics goes on decreasing. तो जब हम इस हायरार्की को देखते हैं, तो जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। ये एक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, और जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स? कॉमन कैरेक्टर्स। सिमिलैरिटीज कम होती जाती हैं जब हम स्पीसीज से किंगडम जाते हैं। वहीं अगर हमने ऑपोजिट बोल दिया, किंगडम से स्पीसीज जाने पर जो हमारी सिमिलैरिटीज हैं या फिर जो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज, किंगडम से स्पीसीज इंक्रीज होते जाते हैं। Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. अब जब हम लोअर टैक्सा की बात करते हैं तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, और जब हम हायर टैक्सन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम शेयर होते हैं। हायर द कैटेगरी, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. जब कैटेगरी हायर होती है तब रिलेशनशिप्स भी इतनी जल्दी से नहीं बनते हैं। Hence, the problem of classification becomes more complex. अब प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन हायर कैटेगरी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और लोअर कैटेगरी में कम कॉम्प्लेक्स होती हैं। Table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong. अब देखिए ये जो टेबल है इसे याद करना काफ़ी ज़रूरी है। Organisms with their taxonomic categories, यहाँ पर 4 organisms बताए गए हैं और उसकी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या फिर डिवीजन बताई गई है। चलिए करते हैं।
पहले दो एनिमल्स हैं और दूसरे दो प्लांट्स हैं। मैन, जिसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है, इसका जीनस होमो आ गया, ये पहला वर्ड है, और इसका फैमिली होमिनिडाए है, इसका ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है और फाइलम कॉर्डेटा है। जो हमारी हाउस फ्लाई है उसका साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका है। तो चलिए बताइए इसका जीनस क्या होगा? मस्का होगा, जो साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड है। इसकी फैमिली मस्कीटे है, इसका ऑर्डर डिप्टेरा है, इसकी क्लास इंसेक्टा है और इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। प्लांट्स में हमें मैंगो के बारे में बताया गया है। इसका बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका है, इसका जो जीनस है वो मैंगीफेरा होगा, जो फैमिली है वो एनाकार्डिएसी है, ऑर्डर सेपिंगडेल्स है, क्लास डाइकोटिलिडने है और जो हमारा डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी है। जो हमारा वीट है उसका बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, उसका जीनस ट्रिटिकम, उसकी फैमिली पोएसी, उसका ऑर्डर पोएल्स, उसकी क्लास मोनोकोटिलिडने और उसकी डिवीजन एंजियोस्पर्मी होती है। अब देखिए, इसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन इस टेबल में से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फ्रेंस निकल के आते हैं। वो ये है कि जो फैमिलीज होती हैं एनिमल्स की, उनके पीछे सफिक्स लगते हैं ए ई, और जो फैमिलीज होती हैं प्लांट्स की, उसके पीछे सफिक्स लगता है एसी, और जो ऑर्डर होते हैं प्लांट्स के, उनके पीछे सफिक्स लगता है एल्स, और जो ऑर्डर होते हैं एनिमल्स के, उसके पीछे सफिक्स लगता है ए। तो ये सफिक्स याद करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं साइड पर समराइज कर देती हूँ। जो हमारी प्लांट है और ये हमारे एनिमल्स हैं, ये हमारी फैमिली है, और यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। जो प्लांट की फैमिलीज होती हैं उसके पीछे एसी लगता है, जो प्लांट के ऑर्डर होते हैं उनके पीछे एल्स लगता है, जो एनिमल है उसकी फैमिली के पीछे ए लगता है, और जो एनिमल के ऑर्डर हैं उनके पीछे सिंपल ए लगता है। तो इस टेबल को ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगले पेज पर हमारी समरी दी हुई है। तो समरी जो है एनसीईआरटी में, उसका एक खुद का इम्पोर्टेंस होता है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन डाइवर्सिटी। जो लिविंग वर्ल्ड है वो वैरायटी डाइवर्सिटी में काफ़ी रिच होता है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, but a large number still remains unknown. Millions of plants and animals हमने स्टडी कर भी लिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी लार्ज नंबर है इनका जो हमें पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्यूचर में हमें पता लग जाएगा। The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characters of living organisms. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो न्यू एनसीईआरटी में कट कर दिए गए हैं। तो ये वाली लाइन जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी के उस टॉपिक में से है। The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characters of living organisms. तो जो living organisms हैं उनको कौन सी चीज़ें living बनाती हैं, हम क्यों उनको living कहते हैं, कौन से characters ऐसे हैं जिसके जो हों उस organism में, तो वो living कहलाता है वरना non living। तो ये हमें
बताया तो नहीं गया है, बस ऐसा ही बताया गया है कि हमें काफ़ी आश्चर्य होता है कि हम उसे जानें. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification. तो certain rules हैं हमारे स्टडी को इजी बनाने के लिए. आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रोसेसेस हैं. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. तो जो हमारी कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन है, उसकी नॉलेज की स्टडी को कहते हैं टैक्सोनॉमी. The taxonomic studies of various species of animals and plants are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. तो ये जो हमारी हाईलाइटेड लाइन है, ये पूरी एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर नहीं मिलेगी. तो समरी की जो हाईलाइटेड लाइन है ये न्यू है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा. इसमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के यूजेस लिखे हुए हैं. सिंपल लाइन है, यही बताया गया है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और कौन से यूजेस होते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के. The basis of taxonomy, like identification, naming, and classification of organisms, are universally evolved under international codes. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि कौन से 2 कोड्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के. Based on the resemblances and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific or biological name comprising of 2 words as per the binomial system of nomenclature. तो binomial system of nomenclature के अधीन हर ऑर्गेनिज्म को एक बायोलॉजिकल नेम दिया गया है जिसके 2 वर्ड्स होते हैं. An organism represents or occupies a place or position in the system of classification. हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक प्लेस है क्लासिफिकेशन सिस्टम में. There are many categories or ranks which are generally referred to as taxonomic categories or taxa. तो हमारे बहुत सारे सभी ऑर्गेनिजम्स टैक्सा में कैटेगराइज्ड हैं. ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जब उनको हम ऑर्डर में लिखते हैं तो उसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है. चलिए नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ गई. तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये 2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं 5th और 7th, जो एमसीक्यू टाइप टेंडेंसी रखते हैं. तो देखिए 5th क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम. तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला. अब फर्स्ट वाला क्यों रॉन्ग है? तो देखिए इटैलिक्स है, ये करेक्ट है, लेकिन जो हमारा रूल था 4th रूल, उसमें लिखा था कि जो हमारी स्पीसीज होती हैं, स्पेसिफिक एपिथेट होती है, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, लार्ज नहीं. तो इसलिए ये फर्स्ट वाली इलस्ट्रेशन रॉन्ग हो गई, सेकंड वाला सही हो गया. अब 7th क्वेश्चन भी एमसीक्यू पैटर्न रखता है. कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो करेक्ट सीक्वेंस आप बताइए. पहला वाला और 3rd वाला करेक्ट है, जो ये बीच वाला है ये रॉन्ग हो जाता है. तो स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं. तीसरा वाला देखिए, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और फाइलम, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में चला जा रहा है. लेकिन जो हमारा सेकंड वन है, जीनस के बाद स्पीसीज के बाद ऑर्डर नहीं आता, स्पीसीज के बाद जीनस आता है और उसके बाद ऑर्डर और किंगडम आते हैं. तो हमारा सेकंड वाला रॉन्ग हो गया, फर्स्ट और 3rd करेक्ट हो गए. और इसमें कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है.